हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा फ्रॉम RHS कॉलेज। तो साइकिट अपन इस सीरीज़ के अंदर एमएचएन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाले हैं। तो अपन को 20 दिन के अंदर कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ना है, कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, और कैसे प्रॉपर नोट्स वगैरह वो आपको सब इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में अपन साइकेट्री का पूरा कोर्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं और वो अपन को समझ में भी नहीं आता और पता भी नहीं रहता कि कौन से टॉपिक है जो पढ़े, तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सारे पढ़ाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले इसके अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे: सिजोफ्रेनिया, ECT, एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट और लिथियम थेरेपी। ये 5 ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिजोफ्रेनिया और ECT तो मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है, अपन क्या क्या इसके अंदर कवर करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, टाइप्स, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट, ये अपन सिजोफ्रेनिया में कवर करेंगे। और ये जो पॉइंट है ये सिजोफ्रेनिया नहीं, साइकेट्री की कोई भी डिजीज जैसे OCD हो गई या फिर न्यूरोसी डिजीज जो भी हो गई, उसके अंदर अपन ये टॉपिक या मतलब ये जो पॉइंट्स है ये अपन लिखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इटियोलॉजी क्या है, टाइप्स एंड ऑल दैट। अब इन सबको पढ़ने से पहले अपन को 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए: मेंटल हेल्थ वर्सेस मेंटल इलनेस और साइकेट्रिक वर्सेस साइकेट्रिक नर्स। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं: इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबिंग, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी कि इमोशनली वो स्टेबल होना चाहिए, साइकोलॉजिकल यानी कि इसका कोग्निटिव फंक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, और सोशल रिलेशनशिप इसके अच्छे होने चाहिए। और मेंटल इलनेस क्या होता है, जो एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल मेंटल हेल्थ, यानी कि उसके इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबिंग में कोई भी डेविएशन आएगा तो वो मेंटल इल पर्सन कहलाएगा। अब साइकेट्रिक वर्सेस साइकेट्रिक नर्सिंग। तो साइकेट्रिक क्या होती है कि ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, जो डील करती है किसके साथ, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। और साइकेट्रिक नर्सिंग यानी कि केयर प्रोवाइड करवाना। तो कौन सी केयर प्रोवाइड करवाएगी? कॉम्प्रहेंसिव केयर। कॉम्प्रहेंसिव केयर क्या होती है, इसके अंदर 4 चीज़ें मेनली इंक्लूड होती है। सबसे पहले प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव, ये 4 चीज़ें कॉम्प्रहेंसिव केयर में होती है। तो अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? अब उसको स्टार्ट करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया आया कहाँ से है, ये साइकोसिस होता है या न्यूरोसिस होता है। तो अपने जो मेंटल डिसऑर्डर होता है ना साइकेट्रिक को, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस के अंदर 2 क्लासिफिकेशन होते हैं फर्दर। एक होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस, एक होता है फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में कौन कौन से आते हैं? डिलीरियम एंड डिमेंशिया। और जो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि उसके माइंड के ऑर्गेनिक पार्ट, यानी कि कोई न्यूरॉन्स का कोई डिजनरेशन हो रहा है तो उसको वो होती है ऑर्गेनिक साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस यानी कि माइंड में उनकी उसकी कोग्निटिव जो फंक्शन है वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो आते हैं फंक्शनल साइकोसिस के अंदर। अब इसके अंदर 2 आते हैं, सिजोफ्रेनिया एंड मूड अफेक्टिव। सिजोफ्रेनिया क्या है? एक फंक्शनल साइकोसिस होता है। और मूड अफेक्टिव में 2 आती है, मेनिया और डिप्रेशन। इन सबको अपन आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूरोसिस के अंदर एंजाइटी होगी, फोबिया हो गया, OCD हो गया, हिस्टीरिया हो गया, DCD हो गया। तो ये सारी डिजीज अपन जो अपनी MHN की जो सीरीज है उसके अंदर पूरी अपन डिस्कस करेंगे। अब अपन को जैसे साइकोसिस और न्यूरोसिस, इनके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए कि साइकोसिस और न्यूरोसिस होता क्या है। साइकोसिस मतलब पूरी साइकोलॉजी उसकी बिगड़ चुकी है, यानी कि सारे उसको कोग्निटिव फंक्शन, उसकी इनसाइट, इसको आवाज़ें सुनाई देना, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन सब हो रहा है उसके अंदर। न्यूरोसिस के अंदर ये एक मतलब माइल्ड प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर इनसाइट भी प्रेजेंट होती है, जजमेंट प्रेजेंट होता है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन मेनली एब्सेंट होता है, इतना होता नहीं है इसके अंदर। तो ये मेन डिफरेंस होता है साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंदर। अब अपन देखते हैं अपना मेन टॉपिक सिजोफ्रेनिया। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जो टर्म्स जो दिया है सिजोफ्रेनिया, ये यूगेन ब्लूलर ने दिया था। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एक बार आप देख लेना। उन्होंने क्या दिया था? सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है? 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, सिजो प्लस फ्रेनिक। सिजो यानी कि स्प्लिट और फ्रेनिक यानी कि माइंड। स्प्लिट यानी कि दरार, अपने दिमाग के अंदर कोई दरार, यानी कि उसके जो सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म हो गई होगी इंसान की। तो उसके इंट्रोडक्शन में अपन ये लिख सकते हैं। इसको एक कंसाइज वे में लिख रखा। अगर आप इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपकी मतलब पेज वगैरह आराम से अच्छे से भर जाएंगे। अब अपन इसको देखते हैं डेफिनेशन। सिजोफ्रेनिया जो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिक एसोसिएशन, यानी कि इसका APA का मतलब होता है। अब ये इसे बोलते हैं कि जो अपने जो सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, एक सिंड्रोम होता है जो कैरेक्टराइज होता है मेजर डिस्टर्बेंस किसके अंदर होता है? BAT, बेट यानी कि B यानी बिहेवियर, A यानी अफेक्ट और T यानी थॉट। ये इन तीनों के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो वो एक सिजोफ्रेनिक पर्सन होता है। सिजोफ्रेनिया का मेनली सिम्टम क्या होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब 2 टर्म आए यहाँ पे, एक तो हेलुसिनेशन, एक डिल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे बोलता है कि मुझे वो दिख रहा है, जैसे कि
कोई पर्सन बोला कि मुझे सलमान खान दिख रहा है, तो सलमान खान ऐसे तो है नहीं कि उसके पास आएगा, तो उसको दिख रहा है, ये उसका हेलुसिनेशन है, यानी कि कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको दिख रहा है। सेकेंड होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है फुल फिक्स बिलीफ, यानी कि वो अगर कोई इंसान मैं हूँ, मान लो अगर मुझे पता चल गया कि मान लो कोई एक इंसान है भाई वो गलत है, मेरा पूरा ये बिलीफ है कि वो गलत है, अब दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसको चेंज कर सकती है, वो होता है फुल फिक्स बिलीफ, उसको बोलते हैं अपन डिल्यूजन। अब इसकी अपन इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में क्या क्या है, जेनेटिक हो सकता है भाई, पेरेंट्स में तो बच्चों में हो सकता है, बायोकेमिकल अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन वगैरह इनका सीक्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है एंड सोशल हो सकता है, ये इसकी इटियोलॉजी है। अब इसके मेन ना होता है इसके टाइप्स इसके 4 टाइप होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, और इन सबको पढ़ने से पहले एक बात याद रखना, एक तो बताया था मैंने साइकोसिस, एक बताया था न्यूरोसिस। साइकोसिस होता है वो मेल में सबसे ज़्यादा होता है, और जो न्यूरोसिस होता है वो फीमेल में ज़्यादा होता है। न्यूरोसिस में मतलब बस थोड़ी सी फंक्शन डिस्टर्बेंस, क्योंकि लड़कियाँ थोड़ी मतलब सोच के चलती है, माइंड एकदम लगा के चलती है, अच्छा यहाँ पे फ़ायदा है यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए। और न्यूरोसिस होता है और साइकोसिस मेल्स में होता है। अब अपन देखते हैं इसके टाइप्स में इसके 4 प्रकार के टाइप होते हैं, सिंपल सिजोफ्रेनिया, हेवेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। जो सिंपल और हेवेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है वो सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, थोड़े से वर्ड्स का डिफरेंस है, और पैरानोइड और केटाटोनिक ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। अपन देखते हैं पहले सिंपल और हेवेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। सिंपल को अपन अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता इनिशियल स्टेज के अंदर कि सिजोफ्रेनिया हो रहा है क्या पेशेंट को। और जो हेवेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है उसको अपन डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें पता चलने लग जाता है कि अच्छा पर्सन को ये डिजीज हो सकती है, इसमें भी कंफर्म पता नहीं होता है। ये जो सिंपल वाला है वो अर्ली एज में होता है, पर्सन को अकर होता है कब, 15 से 25 साल, और जो हेवेफ्रेनिक है वो 30 से 40 साल की उम्र में होता है। अब एक चीज़ और याद रखना है इसके अंदर कि जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ना उसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, और जो खतरनाक नहीं होता है उसका मतलब बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है। अब इसके अंदर ईसीटी तो इफेक्टिव होगी नहीं, क्योंकि अपन ऐसे तो है नहीं कि ईसीटी अपन हर किसी को ही लगा देंगे, तो ईसीटी इसमें इफेक्टिव नहीं होगी, इसमें भी इफेक्टिव नहीं होगी। प्रोग्नोसिस इसका भी पुअर होगा, इसका भी पुअर होगा, दोनों का। अब इसके अंदर जो बिहेवियर होता है ना पर्सन का, वो विड्रॉल बिहेवियर, यानी कि वो सोसाइटी से विड्रॉल कर लेता है, अलग होना चाहता है, एकदम परसिक्यूटिव बिहेवियर होने लग जाता है उसका धीरे धीरे। और इसके अंदर जो हेवेफ्रेनिक होता है उसके अंदर चाइल्डिश या सिल्ली बिहेवियर हो जाता है पर्सन का। इसके अंदर हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन अपसेंट होता है सिंपल वाले में, पर जो हेवेफ्रेनिक है इसके अंदर हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन होने लग जाता है पेशेंट को। अब हम देखते हैं थर्ड, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा होता है साइकेट्रिक में वो है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, और ये कब अकर होता है, अकर 30 से 40 ईयर, यानी कि जो हेवेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है और जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है उनकी दोनों की सेम एज है, और सिंपल सिजोफ्रेनिया और केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है ना उन दोनों की सेम एज है। अब इसके अंदर मेनली क्या होता है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि वो शक करने लग जाता है। इसका एक ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पर्सन है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो उसके बाद से मतलब उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, तो वो इसे सोचेगा कि भाई मैं राजा हूँ यहाँ का, तो उसको सबसे पहले कि वो सोचेगा कि अच्छा ये सब मेरे से मतलब के लिए बात, इनकी शक करने लग जाता है उसके ऊपर, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। फिर उसको जेलेसी होने लग जाएगी उसकी वाइफ से, या वो किसी और से भी बात करेगी ना, तो क्योंकि वो अपने आप को राजा समझता है, वो सोचेगा कि वो सिर्फ मेरे से ही बात करे, किसी और से बात नहीं करे, तो डिलीजन ऑफ जेलेसी हो जाएगी, और वो खुद को भगवान मानने लग जाता है कि मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। तो डिलीजन ऑफ ग्रेन्यूसिटी, ये तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो बिहेवियर होता है ना पर्सन का, परसिक्यूटिव बिहेवियर, कि एकदम शक करता है, बिल्कुल शकवादी हो जाता है, इंसान हो जाता है ये। इसके अंदर ईसीटी इफेक्टिव होती है, उसका प्रोग्नोसिस गुड होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब ये थोड़ा वर्स्ट होता है, तो इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। अब देखते हैं केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। मैंने बताया था सिंपल, वो जो केटाटोनिक होता है 1, 4 और 2, 3 इन दोनों की सेम एज होती है, ये भी 15 से 20 साल की उम्र में होता है। अब अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, BAT, यानी कि बिहेवियर, अफेक्ट और थॉट, तीनों में इसमें पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पर्सन। इसका प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, अगर इसको ईसीटी देंगे ना अपन तो इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा। अब ये 2 टाइप का होता है, केटाटोनिक एक्साइटमेंट और केटाटोनिक स्टूपर। एक्साइटमेंट यानी कि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। स्टूपर यानी कि वो म्यूट हो गया, चुपचाप रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी कम हो गई। जिसके हो गए टाइप्स कौन कौन से थे, सिंपल, हेवेफ्रेनिक, पैरानोइड एंड केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अब इसकी देखते हैं अपन साइकोपैथोलॉजी, यानी कि ये कैसी कैसी डिजीज़ हुई है ड्यू टू इटियोलॉजी। जो 4 इटियोलॉजी है उनकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में डिसफंक्शन होगा, और इन प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल्स, यानी कि जो डोपामिन होता है ना मेनली उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है पेशेंट में। इसकी वजह से क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा एंड डिस्टर्ब इन बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट। जो तीनों चीज़ें बताई थी, BAT, बस इसको याद रखना, बेट, जो स्टार्टिंग में बच्चा खेलता है ना, बेट बल्ला हो, तो इसको याद रखना, और इससे सिजोफ्रेनिया अकर हो जाता है। अब इसके जो अब अपन देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर इसके बहुत ज़्यादा है, तो अपन मेन क्लिनिकल फीचर, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और एक पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये सिजोफ्रेनिया टर्म किसने दी थी, यूगेन ब्ल्यूअर ने दी थी। और इसी ने क्या दिए थे, इसके सिम्टम्स दिए थे दो टाइप के, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि फंडामेंटल भी बोलते हैं इसको, और सेकेंडरी को असेसरी भी बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब कि पेशेंट के अंदर ये हो गए होंगे, और असेसरी यानी कि पेशेंट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब इसके अंदर आते हैं 4 सिम्टम्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि सिजोफ्रेनिया की 4 सिम्टम्स कौन कौन से होता है। तो सबसे पहले होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, यानी कि एक पर्सन होता है जो अवे फ्रॉम रियलिटी, यानी कि वो रियलिटी से दूर होता है। और ये कैसा डिसऑर्डर होता है, एक थॉट का डिसऑर्डर होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग आ इसका मतलब थॉट है। एसोसिएटिव लूजनेस, ये इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे आइडिया या कुछ भी अपने थॉट आ रही है ना, तो उसको एसोसिएट नहीं कर पाता, एसोसिएट करने पर अनेबल होता है, ये भी थॉट का डिसऑर्डर होता है। फिर होता है एम्फीबेलेंट और अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। एम्फीबेलेंट, एम्फीबिया से आया है। एम्फीबिया यानी कि उभयचर, जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन के लिए एक अच्छी फीलिंग भी रखता है, उसी पर्सन के लिए बुरी फीलिंग रखते हैं, यानी कि 2 अपोजिट फीलिंग एट सेम टाइम फॉर ए सेम पर्सन। और अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट क्या होता है, इनएबिलिटी टू शो अप्रोप्रिएट इमोशनल रेस्पॉन्स, यानी कि इसको जहाँ रोना चाहिए वहाँ तो वो हंसता है, और जहाँ हंसना चाहिए वहाँ पे वो रो रहा है। जिसको जोक सुनाए तो वो रोने लग गया, तो मतलब अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट होना, इमोशंस उसके डिस्टर्ब हो रखे। और ये पूरी सिजोफ्रेनिया में फाउंड होते हैं। जो सेकेंड या असेसरी सिम्टम होते हैं, ये प्रेजेंट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। जैसे पुअर हाइजीन हो गई, यानी कि वो अपन तो ऐसे खाते हो पूरी अंगुलियों से ऐसे खा रहा हो। और डिल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, इंसाइट अब्सेंट होती है, जजमेंट लॉस हो सकता है, मेमोरी इम्पेयर हो सकती है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। पीएमए का मतलब होता है साइकोमोटर एक्टिविटी। ये होते हैं इसके प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स। अब इसके देखते हैं अपन पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम। ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना जरूरी है। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब ये नहीं होता है कि वो मतलब अच्छे हैं, मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि वो जैसे कोई सिम्टम यहाँ है तो ये यहाँ जा रहा है, और जो कोई नेगेटिव का मतलब ये सिम्टम यहाँ है तो वो नीचे जा रहा है। अब यहाँ है इसका मतलब पर्सन एकदम ठीक है, तो धीरे धीरे मान लो कि उसको जैसे हेलुसिनेशन हुआ, तो वो सोच ही रहा है ना, ज़्यादा हेलुसिनेशन हो गया, उसको डिल्यूजन हो गया, बिजार थिंकिंग, यानी कि विचित्र। ये सोचता है अच्छा मेरे को तो भगवान ने आके बोला था कि तुम ये काम करना, मैं तो भगवान के द्वारा आया हुआ कोई भूत हो, तो मतलब बिजार थिंकिंग, यानी कि विचित्र सोचने लग गया एकदम। अग्रेशन दिखा रहा हो, एजिटेट कर रहा हो, वोलेंसी कर रहा हो, परसिक्यूटिव बिहेवियर दिखा रहा हो। तो ये जो फीचर होते हैं ना, वो एक्यूट सिजोफ्रेनिया में होते हैं। अब जो नेगेटिव सिम्टम होते हैं, यानी कि पर्सन यहाँ था तो वो नीचे आ रहा है, यानी कि सबसे पहले होगा ब्लंट अफेक्ट, यानी कि उसके बिल्कुल इमोशन नहीं हो रहा है। इसमें तो कम से कम अग्रेशन तो दिखा रहा था, इसके अंदर क्या होता है कि वो नीचे आ रहा है, मतलब कोई इमोशन नहीं दिखा रहा। ब्लंट अफेक्ट, बिल्कुल इमोशन नहीं दिखा रहा हो, थोड़े सम टाइम के लिए इमोशन थोड़े बहुत दिखा रहा हो वो। एलओसी यानी कि अनएबल टू स्पीक, बिल्कुल बोल नहीं रहा हो, चुप बैठा हो, म्यूट हो रहा हो। अटेंशन इम्पेयरमेंट हो सकता है उसको। एनीडोनिया, यानी कि जो पहले प्लीजेबल मतलब कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि उसको खेलना पसंद था, वॉलीबॉल खेलना पसंद था, तो वो भी उसको पसंद नहीं है। तो ये सारे जो फीचर होते हैं वो सिजोफ्रेनिया में जब वो क्रोनिक होता जाता है तो इस सिजोफ्रेनिया में बढ़ते जाते हैं ये सिम्टम्स। तो ये उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हो गए। पॉजिटिव का मतलब बस ये याद रखना कि पॉजिटिव का मतलब वो कुछ तो एक्टिविटी दिखा रहा है, और नेगेटिव का मतलब बिल्कुल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, सब कुछ म्यूट करना चाहता है। क्योंकि जो केटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया है ना, वो 2 टाइप का होता है, तो उसके अंदर ऊपर बताया था ना, उस तरह से वो म्यूट होना चाहता है, बिल्कुल कोई इमोशन अपीति, यानी कि बिल्कुल इमोशन लेस हो जाता है पर्सन। अब इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं फार्माकोलॉजी। मेनली इसके अंदर एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। कौन कौन सी, एक तो हेलीपेरिडोल और सीपीजेड। हेलीपेरिडोल की डोज होती है 5 से 100 mg पर डे, और जो सीपीजेड होती है वो होती है 900 से 1500 mg पर डे। ईसीटी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि इसके अंदर केटाटोनिक स्टूपर के अंदर वो सीवियर साइड इफेक्ट भी ड्रग, यानी कि ड्रग से जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर होती है। साइकोथेरेपी किसके अंदर दे सकते हैं, सिंपल और हेरिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया होती है उसके अंदर साइकोथेरेपी दे सकते हैं। इसमें क्या क्या देंगे, ग्रुप थेरेपी हो गया, बिहेवियर थेरेपी हो गया, कोग्निटिव थेरेपी होगी, फैमिली थेरेपी होगी, और मिल्यू थेरेपी। जो सारी थेरेपी है वो आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले उसका असेसमेंट करेंगे कि क्या क्या हो, इसकी हिस्ट्री लेंगे भाई, इसकी मतलब पास्ट हिस्ट्री क्या आती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या आती है, तो ये उसका असेसमेंट करेंगे। अब इसकी डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस पहले पॉजिटिव एजेंट और साइन सिम्टम्स को रिलेट करके बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे क्या हो रहा था कि उसकी बिहेवियर, थॉट प्रोसेस होती है, उनके अंदर जो भी होता है इम्पेयरमेंट आ रहा, तो डिस्टर्ब या फिर अल्टर्ड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू ट्रस्ट, पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी, मतलब वो बड़ा भरोसा नहीं कर पा रहा है कि परसिक्यूटिव बिहेवियर हो रहा है उसका, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। और इज़ एविडेंट बाई डिल्यूजन थिंकिंग और इम्पेयर्ड वॉल्यूशन, यानी कि उसकी थिंकिंग ही वो बोलते हैं ना कि डिल्यूजन हो रहा है, मतलब फॉल फिक्स बिलीफ हो गया कि अच्छा ये गलत है तो गलत ही, पर वो सही भी होगा ना तो भी उसको वो गलत ही समझेगा। सेकेंड क्या है,
अल्टर सेंसी परसेप्शन, यानी कि उसको सब हेलुसिनेशन और डिल्यूजन स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, पर बाद में धीरे धीरे उसको हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन होने लग जाएगा, ओडीटी हेलुसिनेशन होने लग जाएगा, विजुअल हेलुसिनेशन होने लग जाएगा। तो अल्टर सेंसी परसेप्शन रिलेटेड टू विड्रॉल ऑफ सेल्फ एंड इंक्रीज एंजाइटी लेवल, यानी कि इसका एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको जो उसकी सेंसी परसेप्शन है उसमें इंपेयरमेंट आएगा। सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, डिल्यूजन थिंकिंग एज एविडेंट बाई विड्रॉल टू सेल्फ, यानी कि वो अपने आप को सोसाइटी से अलग करने लग जाता है कि ये अच्छी सोसाइटी तो मेरे काम की नहीं, किसी काम की नहीं, तो वो सोशल विड्रॉल करने लग जाता है। और लास्ट में होगा इन इफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू लो सेल्फ एस्टीम, फियर एज एविडेंस बाई इनएबिलिटी टू मीट बेसिक नीड, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होगी उससे कोप नहीं कर पाएगा, कोपिंग नहीं कर पाएगा, उसका सेल्फ एस्टीम होता है वो लो हो जाएगा, और मतलब जो उसको जो बेसिक नीड भी हो रही ना वो भी उसको नहीं मिल पाएगी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में अपन जनरली बहुत चीज़ें देखते हैं जो डिस्कवर हुई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका यूज होता है। अब इसका जो डिस्कवर कौन किया, यूको सर्लिटी एंड लूसिनोबिनी 1938 में इसको डिस्कवर किया था। उसको नाम क्या दिया, EST यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। और ये क्या होता है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है किसी भी डिजीज़ के लिए, जैसे कि जो मेनली जो साइकोसिस डिजीज़ होती है उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है क्या, ECT। अब इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले तो ECT लगाने से कोई इंजेक्शन नहीं है जो दर्द होएगा, तो क्या होता है, सबसे पहले पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, अपने जो टेम्पोरल रीजन होता है ना, टेम्पोरल रीजन के अंदर थोड़ी सी सेकंड के लिए, फ्रैक्शनल ऑफ सेकंड के लिए अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके पैरामीटर्स देखते हैं कि ECT के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। इसका कितना वोल्टेज होना चाहिए, 70 से 120 वोल्ट होना चाहिए, या फिर 200 से 1600 मिली एम्पियर होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या होनी है, 0.6 से 1 सेकेंड, यानी कि बहुत थोड़े से सेकंड के लिए अपन को जो क्या बोलते हैं ECT देनी है। फिर आता है प्लेसमेंट होता है बाई टेम्पोरल रीजन, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे बाई टेम्पोरल रीजन से अपन कैसे प्लेसमेंट करेंगे। नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम देना है, एक वीक के अंदर 3 बार ECT देना है, 6 से 10, या फिर अपन को सबसे मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, 25 ECT अपन दे सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन कैसे होता है, कहाँ होता है। अब अपन ने इसको, ये 2 टाइप से होता है, एक तो होता है यूनिलेटरल, एक होता है बाइलेटरल। यूनिलेटरल मेनली नॉन डोमिनेट साइड पे देते हैं, यानी कि कोई राइट हैंड से लिख रहा है तो वो जो राइट हैंड है वो कौन करेगा, लेफ्ट ब्रेन, अपना जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि क्रॉसिंग होती है ना अपनी, तो लेफ्ट, यानी कि अगर राइट से लिख रहा है तो अपन को राइट साइड वाले ब्रेन को अपन को ECT देनी है, ठीक है। ये होता है यूनिलेटरल ECT। बाइलेटरल ECT क्या होता है, अपनी जो ट्रेगस ऑफ ईयर होता है ना, टारगस ऑफ ईयर, और जो लेटरल कैंथस ऑफ आई, इसके अंदर अपन इन दोनों के बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके अबव 2.4 सेंटीमीटर अबव अपन जो टेम्पोरल रीजन होता है वहाँ पे अपन इसका प्लेसमेंट करेंगे, किसका, इलेक्ट्रोड का, ठीक है। ये हो गया यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। अब अपन इसकी देखते हैं टाइप्स, यानी कि कितने टाइप की ECT होती है। ECT मेनली 2 टाइप होती है, इनडायरेक्ट ECT और एक डायरेक्ट ECT। डायरेक्ट ECT यानी कि डायरेक्ट तरीके से लगाते, जो पहले जो लगाते थे ना, जो ECT यूज़ में ली जाती है वो डायरेक्ट ECT होती है। इनडायरेक्ट ECT अब यूज़ में ली जाती है। तो डायरेक्ट ECT में क्या है कि एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट, तो एनेस्थीसिया नहीं देंगे और मसल रिलैक्सेंट नहीं देंगे तो पेशेंट को फ्रैक्चर होने के चांस हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते, क्या होगा फ्रैक्चर, क्योंकि ECT देने के बाद में पेशेंट एकदम कन्वर्जन आता है तो वो बेड से नीचे भी जा सकता है, तो फ्रैक्चर तो होगा ही, उसको एमनीसिया भी हो सकता है। तो अब ये होता है डायरेक्ट ECT। डायरेक्ट ECT कैसे देते हैं, पहले तो पेशेंट को NBN रखना है, उसके बाद में एट्रोपिन सल्फेट देंगे और ECT दे देते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ECT में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में अपन इनडायरेक्ट का मतलब ये कि वो डायरेक्ट तरीके से नहीं दे पा रहे हैं अपन। इसके अंदर क्या करेंगे, पहले पेशेंट को NBM रखेंगे भाई, नील बाई माउथ, एट्रोपिन सल्फेट देंगे, सोडियम पेंटोथेल यानी कि एनेस्थीसिया देंगे, सक्सिनाइल कोलिन, ये क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट होता है, ये भी देंगे पेशेंट को। उसके बाद अपन O2 देंगे और ECT इससे अपन दे देंगे। तो ये होते हैं टाइप्स, 2 टाइप्स के होता है, डायरेक्ट ECT और इनडायरेक्ट ECT। अब इसके देखते हैं इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन किस किस में अपन यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ECT यूज में ली जाती है वो सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट होते हैं, जो मेनली डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं, उनमें सुसाइडल थॉट या आइडिएशन आता है, तो इसके अंदर देते हैं। डिप्रेशन में दे सकते हैं अपन, मेनिया एंड सिजोफ्रेनिया में दे सकते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, एक्यूट साइकेट्रिक रिएक्शन हो गई, या फिर BAD यानी कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किसमें अपन को ECT नहीं देनी है, इसमें 2 टाइप के इंडिकेशन होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एक रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन।
एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी भी सूरत में अपन को नहीं देनी चाहिए, पेशेंट मर ही क्यों ना रहो अपन को ईसीटी नहीं देनी है। तो ये किस किस में, इंक्रीज आईसीपी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, और आर्टिफिशियल पेसमेकर हो गया अपने हार्ट के अंदर जो अपन को सर्जरी वगैरह करवाती है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि चलो ठीक है पेशेंट मर रहा है तो अपन उसको दे सकते हैं, तो ये हो गया रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसमें क्या है, प्रेगनेंसी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, रेटाइनल डीअटैचमेंट हो गया, और सेरिब्रल हेमरेज हो गया, तो अपन इसके अंदर अपन दे सकते हैं। अब अपन ईसीटी के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। मैंने बताया था, अब ईसीटी के कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया। इसका मेन जो साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन होता है ना, वो रिट्रोग्रेड एमनीशिया यानी कि जो पास्ट की मेमोरी होती है ना, वो पेशेंट भूल जाता है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आता भी है अपने नोटसेट के अंदर। और हेडेक। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नर्सिंग रोल। और नर्सिंग रोल को अपन को याद रखना है, एकदम समझना है। याद क्या रखना है, अपन को समझना है कि अपन कैसे कैसे ईसीटी को कैसे परफॉर्म करेंगे। इसके 3 तरीके से, एक तो प्री ईसीटी, ड्यूरिंग और इंट्रा। इसमें अपनी नर्सिंग क्या क्या उसकी केयर करेगी। सबसे पहले प्री ईसीटी। अब कोई भी अपन प्रोसीजर कुछ भी कर रहा होता है ना पेशेंट के ऊपर, तो अपन को पहले कंसेंट फॉर्म होता है ना, वो साइन करवाना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया था कि पेशेंट को एनबीएम रखना है 4 से 6 घंटे तक, बिल्कुल कुछ भी नहीं खिलाना है, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग हो सकती है और एक्सपायरेशन की चांस हो सकते हैं। मेटेलिक आइटम रिमूव करना है, पूरे मेटेलिक जो भी कुछ भी पहन रखा हो, ज्वेलरी वगैरह सारे रिमूव करने। उसके ब्लेडर एंड बाउल मूवमेंट बिल्कुल मतलब वो भी अपन को एम्पिटी रखना है। हेड शैम्पूइंग करनी, हेड मतलब जो बालों में ना ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि जो ऑयल होता है ना, जो करंट होता है उसकी इनहेंस बढ़ेंगे, उसकी पावर को बढ़ाता है, ज़्यादा मतलब करंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और अपन को एट्रोपिन सल्फेट होता है ना, उसको अपन को 0.6 mg अगर अपन IM दे रहे हैं या फिर ICN की इंट्राक्यूटेनियस दे रहे हैं तो 30 मिनट पहले देते हैं। और अगर अपन जस्ट बिफोर ईसीटी दे रहे हैं तो IV दे सकते हैं अपन एट्रोपिन सल्फेट को। अब अपन देखते हैं इंट्रा ईसीटी। ये तो अपन प्री ईसीटी यानी कि ईसीटी होने से पहले अपन को क्या क्या है, ये तो कॉमन से अगर अपन माइंड लगा के खुद अगर इसको याद करें तो ये हो जाएगा। फिर आता है इंट्रा ईसीटी। इंट्रा ईसीटी में अपन क्या क्या कर सकते हैं, जब पेशेंट ईसीटी के लिए आ गया तो उसको सुपाइन पोजीशन अपन को प्रोवाइड करवानी है। पोजीशन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के यूनिवर्सिटी में मार्क्स मिलते हैं। स्टे विद पेशेंट टू डिक्रीज एंजाइटी। अपन को पेशेंट के साथ रहना ताकि उसकी एंजाइटी कम हो सके। अपन को उसके मुंह में माउथ गैग लगाना है, क्योंकि माउथ गैग नहीं लगाएंगे ना तो टंग बाइट होने के चांस होते हैं, तो माउथ गैग लगाना है। उसकी जो बैक होती है उस पर पीलो रखना है ताकि उसके जो वर्टिब्रा होती है उसके फ्रैक्चर के चांस कम हो जाए या फिर हो ही नहीं। एनेस्थीसिया, सोडियम पेंटोथेल और मसल रिलैक्सेंट सक्सिलाइन कोलिन दोनों अपन को एडमिशन करना है उसमें। बिफोर प्लेसिंग इलेक्ट्रोड प्लेस करने से पहले अपन को NS से क्लीन करना है बिल्कुल अच्छे से। मॉनिटर वोल्टेज, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। अपन को मैंने बताया था आपको वोल्टेज कितना होनी चाहिए, इंटेंसिटी, उसकी ड्यूरेशन, तीनों अपन को बिल्कुल फिक्स रखनी है। ऐसे नहीं कि हम अपने मन से दे दें। और 100% O2 प्रोवाइडेड यानी कि अपन को O2 देना है। ये हो गया ड्यूरिंग ईसीटी। अब उस ईसीटी देने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसके वाइटल्स, क्योंकि फ्लक्चुएशन आएगा वाइटल्स के अंदर, टेकिकार्डिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके वाइटल्स अपन देखेंगे। साइडलाइन पोजीशन, उसके अंदर सुपाइन पोजीशन दिला रही, इसमें साइडलाइन पोजीशन दिलाएंगे। पेशेंट को रीओरिएंट करवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर रिट्रोग्रेड एमनीशिया के बहुत चांस होते हैं, तो अपन उसको रीओरिएंट करवाएंगे पेशेंट को। अगर उसमें फ्रैक्चर की मतलब फाइंड इंजरी यानी कि मान लो कोई फ्रैक्चर हो गया तो अपन उस जगह को फाइंड करेंगे। अच्छा यहाँ पे उसकी चोट लगी तो वहाँ पे अपन को मेडिसिन वगैरह लगानी है। पेशेंट को खाना खिलाना है, क्योंकि उसको 4-5 घंटे तक तो कुछ दिया नहीं, तो भूख लगी तो उसको खाना खिलाएंगे अपन। उसको नहलाना है। अप्लाई सक्शन, अगर मान लो कि एस्पिरेशन हो रहा है, कभी कभी झाग आते हैं मुँह में, तो कोई हो रहा है मतलब कोई झाग आ रहा है या कोई भी सीक्रेशन हो रहा है, तो उससे अपन को क्या करना है, सक्शन करना है, जिससे एस्पिरेशन के चांस कम हो जाए। तो ये अपना ईसीटी कंप्लीट हुआ। ईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको बार बार पढ़ोगे या वीडियो देखोगे तो आपका इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। अपन तीसरा देखते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग देखा जाए तो जो ईसीटी के बाद में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, क्योंकि जो साइकेट्रिक की जो इस फील्ड में यही जो ड्रग होती है वो सबसे ज़्यादा काम आती है। इसको क्या क्या बोलते हैं अपन, D2 ब्लॉकर, डोपामिन ब्लॉकर, क्योंकि डोपामिन की सिक्रेशन को कम करती है, न्यूरोलेप्टिक या मेजर ट्रैंक्विलाइजर यानी कि नींद को भी बढ़ाती है। अब ये क्या करती है, ये क्या है, यूज टू ट्रीट मेन सिम्टम ऑफ साइकोसिस यानी कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि हेलुसिनेशन क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है। इनके जो सिम्टम्स होता है, ये जो सिम्टम्स होती है उनको कम करती है, उनको ट्रीट करती है। अब ये 2 टाइप से होती है, एक होता है टिपिकल, एक होता है एटिपिकल। टिपिकल यानी कि सबसे पहले आई यानी कि ट्रेडिशनल हो गई, और ये उसके बाद में यानी कि न्यूअर हो गई, न्यूअर एंटीसाइकोटिक। जो
टिपिकल जो ड्रग होती है उसके अंदर दो आती है, एक तो हेलोपेरिडोल, एक सीपीजेड। सीपीजेड क्या होती है, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है जो डिस्कवर हुई थी, और हेलोपेरिडोल ये होते हैं एंटीसाइकोटिक में टिपिकल के अंदर। एटिपिकल में कौन सी आती है, ओलिंजापिन और क्लोजापिन। ओलिंजापिन अपन को याद रखना है कि ओलिंजापिन क्या होती है, वेट गेन करवाती है पेशेंट का, और जो क्लोजापिन होती है वो जो WBC होती है वो उनको कम करवाती है। तो ये इसका मेन साइड इफेक्ट है जो अपन को याद रखना है। अब इसका अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करती है, जो डोपामिन और जो सीरोटोनिन है उसके सिक्रेशन को ये कम करती है, क्योंकि तभी तो इसको डोपामिन एगोनिस्ट बोला था अपन ने। अब इसके देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि पी वर्सेस के का मतलब होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये कैसे अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था ना, ADME, एडमिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीशन। तो एडमिनिस्टर कैसे करेंगे अपन, ओरली देंगे पेशेंट को, या फिर IV भी दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्लड, मेटाबोलाइज बाय लीवर, और एक्सक्रीट बाय किडनी, किडनी के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। अब अपन देखते हैं इंडिकेशन, यानी कि किस किस चीज़ में अपन इसको दे सकते हैं। इसमें हो गया बिलीरियम, डिमेंशिया में दे सकते हैं, सिजोफ्रेनिया में क्योंकि मेनली साइकोसिस की जो डिजीज होती है उनमें दे साइकोसिस हो गया, वो सिजोफ्रेनिया हो गया, पोस्टपार्टम साइकोसिस हो गया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, मूड अफेक्टेड डिसऑर्डर जो वो मेनियन डिप्रेशन था वो, उसके अंदर अपन ये दे सकते हैं। सारी डिजीज अपन आने वाली वीडियो में सारी डिजीज एकदम अपन कवर करेंगे। अब इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। साइड इफेक्ट में सबसे पहले आता है मतलब ये जो ड्राई माउथ और जो कॉन्स्टिपेशन है, ये ऑलमोस्ट जो अपन जो साइकेट्री में जो भी ड्रग पढ़ेंगे उनका सबका ही साइड इफेक्ट ये होता है, ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन। अब इसके 5 ऐसे सिम्टम्स है जिसको बोलते हैं अपन EPS, एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन को कवर करना है। सबसे पहले हो गया सूडो पार्किंसोनिया, यानी कि पार्किंसन जो डिजीज़ होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि डोपामिन जो होता है वो कम होता है, और ये जो डिजीज़ होती है वो भी क्या करवा रही है, जो डिजीज़ का जो ड्रग है ये क्या करवा रही है, डोपामिन की सिक्रेशन को कम करवा रही है। तो डोपामिन कम होगा तो पार्किंसन डिजीज होने के चांस होते हैं। तो ये सूडो पार्किंसोनिया, यानी कि पार्किंसन के समान ऐसी अपन को फील करवाते हैं, यानी कि उसका जो पार्किंसन डिजीज होती है ना उसका एक मेन वो होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मास लाइक फेस। तो सूडो पार्किंसोनिया ये हो गया EPS में सबसे पहले। अक्थेसिया, यानी कि पेशेंट है ना एक जगह बैठ नहीं पाता है, वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, बिल्कुल एक जगह कभी नहीं बैठना चाहता, उसको बोलते हैं अक्थेसिया। इकोवोकिस एंड टोकिस भी बोलते हैं। फिर होता है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया क्या होता है, अनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ नेक, अनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है नेक का, उसको क्या बोलते हैं टोर्टिकोलिस। अगर गर्दन होती है वो एक साइड मतलब टिल्ट हो जाती है तो वो मतलब अनवॉलेंटरी होता है, वो खुद से नहीं करता उस मूवमेंट को, उसको बोलते हैं डिस्टोनिया। और फिर होता है ट्रेडिव डिस्काइनेसिया, यानी कि जो ग्रुप ऑफ मसल, इसके अंदर तो मतलब एक मसल का ही हो रहा है, उसके अंदर ग्रुप ऑफ मसल होता है, उनका अनवॉलेंटरी जो होता है मूवमेंट होता है। लास्ट में आता है NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये सबसे रेयर बट सीवियर कंडीशन होती है, मतलब अगर कोई इंसान हेलोपेरिडोल ले रहा है, कोई 1000 इंसान है उनमें से एक इंसान को ये हो सकती है NMS। और ये किससे कैरेक्टराइज होती है, मसल स्टिफनेस, पाल्पिटेशन, BP फ्लक्चुएशन और हाइपर पायरेक्सिया। इससे अपन ये देख सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। अब इसकी अपन देखते हैं NR, यानी कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले बताया था मैंने ड्राई माउथ होता है, ड्राई माउथ होगा तो अपन पेशेंट को बोलेंगे कि आप पानी पीजिए। कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको बोलेंगे आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, और फ्लूइड इनटेक होता है उसको ज़्यादा करिए। नेवर गिव एंटासिड विथ जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है उनके साथ कभी एंटासिड नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एंटासिड होती है ना वो इनके जो एब्जॉर्प्शन की पावर है वो कम कर देती है। मॉनिटर IO चार्ट अपन को मॉनिटर करना है। मॉनिटर वेट एंड CBC, क्योंकि वेट गेन होता है ना, मैंने बताया था आपको ऑरेंजापिन से और क्लोजापिन से क्या होता है कि वो क्या करती है, जो WBC होती है उनको कम करती है। तो अपन को ब्लड टेस्ट और जो वेट है वो अपन को प्रॉपर चेक करना है। थर्ड अपन देखते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग, यानी कि जो डिप्रेशन में जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है उसके अंदर यूज ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मूड एलिवेटरी और थाइमोलेप्टिक भी बोलते हैं। इसको 2 वर्ड्स बोलते हैं, तो मूड एलिवेट यानी कि मूड को अपन को सही करना होता है, और थाइमोलेप्टिक। ड्रग यूज टू ट्रीट सैडनेस ऑफ मूड एंड डिप्रेसिव इलनेस, यानी कि जो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है उसकी जो इलनेस होती है उसको ट्रीट करता है। अब इसके इसका जो क्लासिफिकेशन है इसका 3 टाइप है, TCA, SSRI और MAOI माउस। TCA यानी कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसके जो एग्जांपल है इमिप्रामाइड और क्लोमिप्रामाइन। फिर SSRI मेनली यूज़ में ली जाने वाली ड्रग होती है हर एक डिजीज़ के अंदर, मतलब न्यूरोसिस की डिजीज़ के अंदर मेनली जो ये होती है, ये SSRI ये क्या होती है, यूज़ ली जाती है। SSRI का पूरा नाम क्या है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके एग्जांपल क्या है, फ्लुक्सिडिन और सटावलिन।
फिर होती है MAOI यानी कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये जो मोज होता है उसको अपन देते नहीं है जनरली, ये क्योंकि जैसे इसके जो एग्जांपल होता है वो है फिनाल्जिन। इसको इससे याद रख सकते, जो फिनाइल होती है उसको अपन लेते नहीं है, तो फिनाल्जिन यानी कि इसको ये जो MOAI है ना, इसको अपन लेते नहीं जाने, क्योंकि ये जो होते हैं ना, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे एलर्जी करवाता है। अब इसके अपन देखते हैं एमओ यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ सीरोटोनिन एंड नॉट एपिनेफ्रिन इन ब्रेन। यानी कि सीरोटोनिन, क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट होता है, मेनिया वाला पेशेंट होता है, उसके अंदर सीरोटोनिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है। पर डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है, इनमें कमी हो जाती है, तो वो बिल्कुल एकदम सोशल बिल्कुल विड्रॉल हो जाता है, उसका बिहेवियर, स्लीप पैटर्न सब कुछ चेंज हो जाता है। अब इसके देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ओरली भी मतलब एडमिनिस्टर कैसे करेंगे अपन, ओरली भी दे सकते हैं, IV दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्लड, मेटाबॉलाइज बाय लीवर एंड एक्सक्रीशन बाय किडनी। अब अपन लास्ट इसके देखते हैं इंडिकेशन एंटी डिप्रेशन के नाम से ये तो डिप्रेशन में यूज में ली जाती है। चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर या फिर स्कूल फोबिया हो गया, उसके अंदर अपन ले सकते हैं। GAD यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, उसमें अपन ले सकते हैं। फोबिया हो गया, OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, DCD डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि मेनली सारे जो न्यूरोसिस होता है उसके अंदर अपन ये एंटी डिप्रेसेंट होती है वो देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी। जो SSRI होती है वो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाती है पेशेंट के अंदर, डिप्रेशन वाले में। ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन तो मैंने बताया था, आपको याद रखना ही है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी कि खड़े खड़े कोई चक्कर आ जाएंगे, और सेडेटेशन यानी कि सार्डिनेस होता ही रहेगा। सीजर भी हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, और अगर लीवर पे इफेक्ट करेगा तो जॉइंटिस भी हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपन पेशेंट को पहले ही बताया था टाइम आउट तो पानी पिलाएंगे, उसके जो वाइटल्स होती है वो मॉनिटर करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, नोज़िया और वोमिटिंग को चेक करेंगे कि भाई है नोज़िया वोमिटिंग तो नहीं हो रहा है। और क्या करेंगे, नोट टेक पेशेंट विदाउट एनी, मतलब कोई भी अपन दवाई दे रहे हैं ना तो मतलब फिजिशियन के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के अपन को नहीं देना है। तो एंटी लिथियम जो थेरेपी है वो अपन आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।